नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रिट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि रिट कैसे आपके संवैधानिक हक को सुरक्षित करने में मदद करती है। किसी भी देश के नागरिक के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार है और ये स्वतंत्रता नागरिकों को कई अधिकार प्रदान करती है। इन्हीं अधिकारों के अंदर मौलिक अधिकार प्रमुख होते हैं। अधिकार, जी हाँ, मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान ने न्यायालयों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की है जिसके आधार पर वह किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकती है या कार्य करने का आदेश दे सकती है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या विशेष अधिकार प्रदान किए हैं जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। ये तो ठीक है, बुनियादी जानकारी विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नवीन जी आपको जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो बता दें आपको कि नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो रिट से जुड़ी हुई अगर आपको कानूनी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कानूनी सहायता के लिए डायल करें 0120612793 या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं और बता दें आपको कि रिट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो फोन करके लीजिए कानूनी राय, क्योंकि रिट से जुड़ी हुई आज हम आपको बुनियादी जानकारी देंगे। रिट से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जानकारी आज हम आपको देंगे। अधिवक्ता विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं और वो आपको विस्तार से रिट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुक उनका कर लेते हैं। नवीन जी, रिट क्या होती है? संविधान में रिट के बारे में क्या कहा गया है? रिट का महत्व क्या है और कैसे ये हमारे हकों की रक्षा करता है? जी नेहा जी, रिट जो है ये एक ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, जिसका प्रयोग हम ऐसी परिस्थिति में करते हैं जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। तो रिट के तहत जो याचिका है उसको या तो उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित किया जा सकता है और मौलिक अधिकार जब उल्लंघन होते हैं तो उनसे उसके प्रति जो है मतलब उनको पुनः स्थापित करने के लिए न्यायालय अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसमें ये भी जरूरी है कि ये जो मौलिक अधिकार और या जो भी संवैधानिक अधिकार हैं उनका जो उल्लंघन है वह सरकार के किसी विभाग या प्रतिनिधि द्वारा जो कि सरकारी क्षमता में कार्य कर रहे हैं उस कार्य के दौरान नागरिक के मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ होना चाहिए। वही यदि कोई प्राइवेट पार्टी ने इस तरह से किसी नागरिक के
अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो फिर उस परिस्थिति में रिट याचिका जो है वो मान्य नहीं होती है, और उस स्थिति में जो है जो दूसरे लीगल प्रोसीजर्स हैं उनका सहारा लेने की आवश्यकता होती है। तो ये कंक्लूड कर सकते हैं हम कि जब गवर्नमेंट मशीनरी या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो सरकारी कार्य करने के दौरान किसी नागरिक की संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तभी रिट याचिका या तो आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। जी, याचिका कैसे दायर की जाती है? जी, रिट याचिका दायर करने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले तो इसका एक प्रपत्र है, उसको प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि कोर्ट में फॉर्मेट को लेकर के कोई अप्रिय परिस्थिति उत्पन्न ना हो। एक बार जब फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है और आप समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या जानकारी है जिसको सम्मिलित करना आवश्यक है, तो उसके बाद में ड्राफ्टिंग उसकी की जाती है। रिट याचिका की ड्राफ्टिंग जब करते हैं तो याचिका दायर करने वाले व्यक्ति का नाम और उनसे संबंधित जो भी उनकी व्यक्तिगत जानकारी है जो आवश्यक होता है उसको लिखना होता है। साथ ही साथ जिस संस्था या अधिकारी के विरुद्ध याचिका दायर होनी है उस संस्था या अधिकारी का विवरण जो है वो पूरा लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में ये लिखना होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उनके कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनका उल्लंघन किया गया है, जिनका हनन किया गया है, और पीड़ित व्यक्ति द्वारा उस उल्लंघन के विरुद्ध में कौन सी न्याय की मांग उठाई गई है उसका भी विवरण देना पड़ेगा। फिर मांग उठाने के पीछे कारण क्या थे उसको भी विस्तार से लिखना होता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना होगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट में दायर की जानी है तो एक स्टेटमेंट ये भी देना होता है कि क्या पहले हाई कोर्ट में भी इस तरह की कोई याचिका दायर की गई थी इस मामले के निपटारे के लिए, और यदि ऐसी कोई याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी तो हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया था। लेकिन वही यदि हाई कोर्ट में सीधे रिट पिटीशन दायर की जा रही है तो इस तरह के किसी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है कि किसी और अदालत में दायर की गई थी या नहीं। इसके बाद में जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं जो व्यक्ति के केस को सपोर्ट करते हैं, जो साबित करते हैं कि कैसे उस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन या हनन हुआ है, तो वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनको रिट पिटीशन के साथ में अटैच करना होता है। और जब रिट पिटीशन पूरी तरह से तैयार हो जाए तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां के लिए भी तैयार किया गया है वहां पर इसको रजिस्ट्रेशन काउंटर पर फाइलिंग काउंटर पे फाइल करना होता है, जिसके बाद में केस रजिस्टर कर ली जाती है और आगे की कार्रवाई अदालत करती है। जी सर, ये बताइए कि जब आर्टिकल 32 या 226 के तहत कोई याचिका कोर्ट के सामने पहुंचती है तो कोर्ट क्या करती है, किस तरह से अधिकारों की रक्षा की जाती है? नेहा जी, जब भी कोई रिट पिटीशन या तो आर्टिकल 32 के तहत या आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 32 में याचिका हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करते हैं, जबकि हाई कोर्ट में दाखिल करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट पिटीशन फाइल की जाती है। एक बार जब रिट पिटीशन फाइल कर दी जाती है तो सबसे पहली और बड़ी कार्यवाही जो अदालत करती है वो होता है रिट जारी करना। रिट का मतलब होता है फॉर्मल आदेश, जो कि न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ में जारी करती है जिसने किसी भी नागरिक के मौलिक या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया हो। अब
यहाँ पर जो है रिट के तहत जो लिखित आदेश पारित किए जाते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक तो होता है हेबियस कॉर्पस, जिसमें मान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से किसी प्रकार से किसी जगह पे कैद करके रखा गया है, तो हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट दायर करके कोर्ट ये निर्देश देती है कि उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से कोर्ट के सामने उपस्थित किया जाए। फिर दूसरी जो रिट होती है वो होती है मैंडमस की, परमादेश, है ना। उसमें कोर्ट जो है निर्देश जारी कर सकता है संबंधित संस्थान को या अधिकारी को कि उसको सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, और उसकी रिपोर्ट भी मांगती है कोर्ट। इसी प्रकार से जो तीसरा रिट होता है वो होता है प्रोहिबिशन का। यदि कोई ऐसा कार्य है या कोई ऐसा कृत्य किया गया है किसी सरकारी संस्थान या अधिकारी द्वारा, तो उसके विरुद्ध निषेधाज्ञा प्रोहिबिशन के रिट के तहत जो है पारित किया जा सकता है। साथ ही साथ सर्चरी और को वारंटो जैसे भी रिट पिटीशन के ऑप्शन हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। तो को रिट जारी करके जो भी संबंधित रिट का मामला बनता है उसके तहत ऑर्डर पास करती है। इसके बाद में जो तीसरी कार्रवाई कोर्ट करती है, पहला तो हो गया रिट जारी करना, दूसरा हो गया आदेश पारित करना, और तीसरा होता है निर्देश देना। कई ऐसे मामले होते हैं जिनके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं होता है, लेकिन कोर्ट को उस मामले के ऊपर भी फैसला देना आवश्यक है। तो ऐसे में कोर्ट क्या करती है कि निर्देश जारी करती है, और निर्देश जारी करके उस मामले का समाधान करने का प्रयास करती है। जी, ठीक है। सर, ये बताइए कि रिट कितने तरह का होते हैं? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अंदर 5 प्रकार के रिट का प्रावधान किया गया है, जिनमें सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना करके रखा गया हो, उसको बंदी बनाने का कोई कारण ना हो, है ना, तो वहां पर हेबियस कॉर्पस का रिट दायर किया जाता है। इसी प्रकार से जहां पर किसी सरकारी संस्थान के विरुद्ध किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में मैंडमस नाम के रिट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी प्रकार का इंजंक्शन लेना है किसी सरकारी संस्थान से या अधिकारी से, तो उस परिस्थिति में प्रोहिबिशन नाम के रिट की सहायता ली जाती है। वही अगर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है तो वहां पर सर्चरी, है ना, और जहां पर अधिकारों को सही तरीके से परिभाषित कराना हो तो को वारंटो नाम के रिट की जो व्यवस्था है उसकी सहायता ली जाती है। तो ये 5 प्रकार के रिट होते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी और को वारंटो। जी, नवीन जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने विस्तार से तमाम सवालों के बारे में जानकारी दी, लेकिन अब ये बताइए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है और कब इसका इस्तेमाल होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। तो इस रिट का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसका हनन किया जाता है और उस व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है। हो सकता है पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया हो, या हो सकता है किसी प्राइवेट पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से उस नागरिक को हिरासत में ले रखा हो। तो जब इस तरह की परिस्थिति होती है कि किसी व्यक्ति को
बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेकर के रखा गया है और उसे बंदी बनाया गया है, तब उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही है व्यक्ति के परिजनों को, तब जिस व्यक्ति को बंदी बना के रखा गया है उसके परिजन हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट का प्रयोग करते हुए न्यायालय में एक याचिका दायर करते हैं और उस याचिका के तहत ये मांग रखी जाती है कि व्यक्ति को जो है न्यायालय के सामने उपस्थित कराया जाए और कोर्ट भी उस मामले में संज्ञान लेते हुए ये आदेश पारित करती है कि व्यक्ति को तत्काल या जल्द से जल्द जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके तहत उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, है ना, और यदि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो उसके लिए भी जो है न्यायालय समुचित कार्रवाई कर सकती है। अब भारत में जो हेबियस कॉर्पस का रिट है, इसके बारे में कुछ बातें और हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। ये रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों जगहों पर दायर की जा सकती है। निजी और सार्वजनिक दोनों ही तरह के प्राधिकरणों के विरुद्ध ये रिट दायर की जा सकती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया हो तो उस स्थिति में हेबियस कॉर्पस के रिट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो वही यदि किसी व्यक्ति को किसी कोर्ट के अवमानना के आरोप में हिरासत में लिया गया है तो उस स्थिति में भी हेबियस कॉर्पस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। या व्यक्ति को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के आधार पर हिरासत में लिया गया है तब भी हेबियस कॉर्पस लागू नहीं होता। या यदि ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जहां पर मान लेते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के पास में ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, बट कोर्ट के पास ऐसे कारण होते हैं कि व्यक्ति को हिरासत में लेने के आदेश दिए जा सके, तो ये ग्राउंड नहीं लिया जा सकता कि उस कोर्ट के पास में ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में हेबियस कॉर्पस का प्रयोग नहीं हो सकता है। बस यदि गैर कानूनी तरीके से और बिना कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए हुए यदि हिरासत में लिया जाता है तभी हेबियस कॉर्पस की याचिका दायर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका नवीन पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस संबंधित जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।